हेलो एवरीवन। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण। हमने लास्ट वीडियो में एग्रोबैक्टीरियम जीन स्थानांतरण निर्देशित जीन स्थानांतरण के बारे में एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लिया था। हमने बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो मिट्टी में पाया जाता है, एक जीवाणु है जो मिट्टी में पाया जाता है और पादपों को संक्रमित करता है। इसकी दो जातियां हमने बताई थी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। जो ट्यूमिनिफेरस है वो क्या करता है, पिटिका रोग उत्पन्न करता है, और जो राइजोजीनस है वो हेयर रूट रोग पैदा करता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि एग्रोबैक्टीरियम मृदा में पाया जाता है, पादप को संक्रमित करता है। तो इसकी जो जाति थी एग्रोबैक्टीरियम की ट्यूमिनिफेरस, उसमें जो प्लाज्मिड पाया जाता है वो टीआई प्लाज्मिड होता है, और राइजोजीनस में जो प्लाज्मिड पाया जाता है वो आरआई प्लाज्मिड होता है। अब ये एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग हम लोग जीन स्थानांतरण में किस प्रकार कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। हमने कहा एग्रोबैक्टीरियम का जो टीआई प्लाज्मिड है, उस टीआई प्लाज्मिड में एक क्षेत्र होता है जिसे हम डीएनए होता है जिसे हम कहते हैं टीडीएनए, यानी कि ट्रांसफर डीएनए। जब एग्रोबैक्टीरियम पादप कोशिका को संक्रमित करता है तो पादप कोशिका में टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए वाला भाग, यानी कि ट्रांसफर डीएनए वाला भाग स्थानांतरित होता है, और उस टीडीएनए की वजह से जो पादप है वो संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि टीआई प्लाज्मिड का जो भाग संक्रमित कर रहा है वो कौन सा भाग है, टीडीएनए, यानी कि ट्रांसफर डीएनए। हमने कहा टी प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की संरचना हमने कल पढ़ी थी, तो हमने बताया था कि कुछ इस तरीके से टीआई प्लाज्मिड होता है और उसमें एक क्षेत्र होता है टीडीएनए। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर तक हमने इसका क्षेत्र बताया था टीडीएनए। अब ये जो टीडीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड है। जब ये ट्रांसफर होता है तो पादप कोशिका में जब ट्रांसफर होता है तो इसकी एक ही लड़ इसमें से ट्रांसफर होती है, यानी कि ये वाला भाग जो है वो तो ट्रांसफर हो जाएगा एक लड़ तो, और एक लड़ इसके अंदर ही रह जाती है, और दूसरी लड़ जो है वो पादप कोशिका के जीनों के साथ समाकलित हो जाती है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब एक बार इसको देख लेंगे। एग्रोबैक्टीरियम संक्रमित पादपों में अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अनियंत्रित क्या होते हैं, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है वो बहुत तीव्र गति से होती है, जल्दी जल्दी होती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, और उस कोशिका के समूह को हमने क्या नाम दिया, पिटिका या अबूर्त या गॉल नाम दिया, जिसके कारण हमें पिटिका या अबूर्त या गॉल का निर्माण हो जाता है। इस पिटिका को किरीट पिटिका या क्राउन गॉल कहते हैं। जो अनियंत्रित कोशिकाओं का जो समूह बना है उस समूह को क्या नाम दिया गया, किरीट पिटिका या क्राउन गॉल। पादपों में अनियंत्रित कोशिका विभाजन व इसके कारण होने वाले क्राउन गॉल का निर्माण एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस जीवाणु में उपस्थित टीआई प्लाज्मिड की फुल फॉर्म क्या है, टी मतलब ट्यूमर, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और इंड्यूसिंग, यानी कि ट्यूमर की तरह, जो ट्यूमर में भी क्या होता है, कोशिकाओं का नियंत्रित विभाजन होता है और एक गांठ की संरचना बन जाती है। इसी प्रकार जो क्राउन गॉल है वो भी क्या है, एक गांठ रूपी संरचना है, बहुत सारी अनियंत्रित कोशिकाओं का समूह है, प्लाज्मिड के कारण होता है। ठीक है, अब बात करें टीआई प्लाज्मिड की, तो संरचना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। टीआई प्लाज्मिड पादप कोशिकाओं में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस के संक्रमण की प्रक्रिया के दौरान टीआई प्लाज्मिड की एक प्रति, हमने कहा टीआई प्लाज्मिड की एक प्रति समाकलन परपोषी के जीनों में हो जाता है। एक प्रति का समाकलन परपोषी के जीनों में हो जाता है, यानी कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है उसमें से जो सिंगल स्टैंड अलग होगी उसका समाकलन पादप कोशिका के जीनों के साथ जाकर हो जाएगा। ठीक है, समाकलित होने वाले टीआई प्लाज्मिड के डीएनए खंड को टीडीएनए, क्या नाम दिया गया इसको, टीडीएनए यानी ट्रांसफर डीएनए कहते हैं। टीडीएनए के दोनों सिरों पर 25 क्षारक युग्मों का, कल हमने जब डायग्राम बनाया था, जब हमने समझाया था कि ये जो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर होता है इसमें निश्चित क्रम होता है न्यूक्लियोटाइडों का, वो कितने होते हैं, 25
जिससे कि हमें इसको पहचानने में आसानी रहती है। 25 क्षारक युग्मों या न्यूक्लियोटाइडों का सीधे दोहराया गया क्रम होता है जो टीडीएनए का बायां व दायां सिरा कहलाता है। पादप कोशिका में जिस जीन का स्थानांतरण करना होता है उसे इन दोनों सिरों के मध्य समायोजित या समाकलित किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो टीडीएनए है उसमें से हम क्या करेंगे, जब हमको किसी वांछित जीन का जिसका हमको ट्रांसफर करवाना है, जिसका स्थानांतरण पादप कोशिका में करवाना है, उस वांछित जीन को टीडीएनए की जगह जोड़ दिया जाएगा। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हम टीडीएनए वाला भाग तो कट कर देंगे और वहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हमारा जो वांछित डीएनए खंड है उसको वहाँ पर जोड़ देंगे। और जोड़ने के पश्चात ये जो प्लाज्मिड है ये पादप कोशिका के जीनोम के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब जो टीडीएनए वाला भाग है वो जाकर जीनोम के साथ जुड़ जाएगा और उसकी कई प्रतिलिपियां हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो हमने पढ़ा एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड के द्वारा पादपों में ट्यूमर होने का खतरा बना रहता है। अगर ट्रांसजेनिक पादप विकसित करने हेतु ट्यूमर प्रेरित करने वाले जीन टीडीएनए को पृथक कर उसके स्थान पर वांछित जीन को संयोजित कर इस रूपांतरित टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में स्थापित कर दिया जाता है। यानी कि हमें टीडीएनए का केवल ट्रांसफर जो डीएनए है उसको अपने स्थान से हटाकर वहाँ पे वांछित जीन जोड़ दिया जाता है, जिसका हमें उपयोग करना है और उसे एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में दोबारा से स्थापित करके और एग्रोबैक्टीरियम द्वारा टीआई प्लाज्मिड में उपस्थित जो हमारा वांछित जीन है उसका ट्रांसफर पादप कोशिका में हो जाता है। अब इस वांछित जीन युक्त एग्रोबैक्टीरियम का उस पादप के ऊतकों अथवा संवर्धनों के साथ सहसंवर्धन किया जाता है। यानी कि जो इस पादप के ऊतक के साथ, यानी कि हमें ऊतक संवर्धन पढ़ रहे हैं, ऊतक संवर्धन में हमने क्या कहा था, जो भी भाग हमने लिया, जो प्रत्योतक हमने लिया उसके साथ उसको क्या किया जाएगा, संवर्धित करवाया जाएगा, जिसमें इस वांछित जीन का स्थानांतरण करना है। 2-3 दिनों के सह संवर्धन के बाद रूपांतरित पादप कोशिकाओं को उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर संवर्धित कर रूपांतरित पादप कोशिकाओं का चयन करते हैं। यानी कि जैसे 2-3 दिन तक उसके साथ सह संवर्धन करवाया जाएगा ऊतक के साथ, तो जो एग्रोबैक्टीरियम वाला जो जीवाणु है वो किसको इफेक्ट करेगा, उस पादप के ऊतक को जो हमने संवर्धित किया है उसको इफेक्ट करेगा। और जो हमारा ट्रांसफर टीडीएनए की जगह हमने जो वांछित जीन ट्रांसफर किया है उसका स्थानांतरण ऊतक जो हमने संवर्धित किया है उसमें हो जाएगा। ठीक है, संवर्धन माध्यम पर संवर्धित कर रूपांतरित पादप कोशिकाओं का चयन कर देते हैं। अब संवर्धित होने के बाद जो कोशिका बनेगी वो कैसी कोशिका होगी, रूपांतरित कोशिका, क्योंकि इसमें हमने क्या ट्रांसफर कर दिया, हमारा जो वांछित जीन था, जो डीएनए खंड था, उसका स्थानांतरण उस पादप कोशिका में हो चुका होगा। इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, टीडीएनए में वांछित व उपयोगी जीनों को निवेशित कर अनेक पादपों में लाभदायक लक्षणों जैसे शाकनाशियों, रोगाणुओं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता, पोषक मान में वृद्धि, नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्षमता में सुधार आदि विकसित किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार टीडीएनए का को हटाकर वहाँ पे वांछित जीन जोड़कर एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से जीन का स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पूरा हुआ एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण। एक बार इसको उतार लेंगे। अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे जीन स्थानांतरण की, जो है विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। जैसे कि हम जानते हैं
वायरस जो होता है वो भी क्या करता है, कोशिका को संक्रमित करने का कार्य करता है, यानी कि रोग उत्पन्न करता है। अगर वो जंतु कोशिका है तो उसमें डीएनए वायरस की तरह डीएनए विषाणु पाया जाएगा, यानी कि विषाणु के अंदर कौन सा क्या पाया जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाएगा। और अगर वो पादप कोशिका को संक्रमित करने वाला विषाणु है तो उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। ऐसा ज्यादातर होता है, ठीक है। तो डीएनए तथा आरएनए वायरस दोनों ही वांछित जीनों के उत्तम वाहकों की तरह कार्य करते हैं। यानी कि अगर हम वायरस के अंदर क्या कर दे, हमारा जो वांछित जीन है उसका ट्रांसफर कर दे और फिर वो जो वायरस है वो कोशिका को संक्रमित करे या फिर कोशिका को रोग ग्रसित करे, तो उससे जो जीन हमने ट्रांसफर किया है वो उस कोशिका में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए जीनोम वाले दो वायरस समूह कॉलिमो वायरस तथा जेमिनी वायरस के द्वारा सर्वाधिक जीन स्थानांतरण किए गए हैं। अब ऐसे वायरस जिनमें डीएनए जीनोम है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, वो उनमें कॉलेमो वायरस और जेमिनी वायरस है, इन दोनों का ही जीन स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है। रेट्रोवायरस, लेंटिवायरस, एडिनोवायरस आदि का भी आनुवंशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जीन स्थानांतरण हेतु उपयोग किया जाता है। इन दोनों के अलावा कौन कौन से वायरस है, रेट्रोवायरस, लेंटिवायरस और एडिनोवायरस, यानी कि वाहक की तरह कौन कार्य कर रहा है, इसमें वायरस कार्य कर रहा है। जो लास्ट हमने जो विधि पढ़ी उसमें एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु था जो कि वाहक का कार्य कर रहा था, और इसमें कौन वाहक का कार्य करता है, विषाणु वाहक का कार्य करता है। तीसरी विधि है इनप्लांटा तकनीक, यानी कि जीन स्थानांतरण इनप्लांटा तकनीक के तहत किया जाता है। जीन स्थानांतरण की इस तकनीक में फ्लेचजेमैन तथा मार्कस ने आनुवांशिकतः रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम को, यानी कि ऐसा एग्रोबैक्टीरियम जिसमें टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए वाला भाग नहीं है, उसे क्या कर दिया है हमने, वहां से हटा दिया है और उसकी जगह वांछित जो जीन है वो स्थापित कर दिया है। तो एरीबिडोपसिस के बीजों के साथ रखा तथा इन बीजों को उगाकर पादप विकसित किए। अब जो रूपांतरित वाला एग्रोबैक्टीरियम है उसे एरीबिडोपसिस जो जाति है उसके बीजों के साथ रखा और उससे नया पादप प्राप्त किया। इस प्रकार विकसित पादपों से प्राप्त बीजों को प्रतिजैविक मुक्त माध्यम पर अंकुरित करवाकर रूपांतरित पादपों की पहचान की। यानी कि अब जो एग्रोबैक्टीरियम से इसको संक्रमित करवाया गया, अब एग्रोबैक्टीरियम के अंदर टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए वाला भाग है नहीं, तो उसमें क्या होगा, रोग उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि हमने जो जीन ट्रांसफर किया है वो एरीबिडोपसिस के बीजों में स्थानांतरित हो जाएगा और उसे हमने किसमें रखा, माध्यम में रखा, जिससे कि वो अंकुरित हो जाए। इसी प्रकार अंकुरित बीजों के विभेदित भ्रूण के शीर्ष विभ्जोतक को एग्रोबैक्टीरियम से संकरित करवाकर भी आनुवांशिकतः रूपांतरित पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। या तो बीज को ही एग्रोबैक्टीरियम के साथ संक्रमित करवाया जाए या फिर अंकुरित बीजों से जो भ्रूण उत्पन्न होगा उस भ्रूण के शीर्ष विभ्जोतक को एग्रोबैक्टीरियम से संक्रमित करवाया जा सकता है। पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। जीन स्थानांतरण की इस विधि में वांछित जीन सीधे ही पादप में प्रवेशित कर रहा है, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम तो हमने वैसा ही लिया है, आनुवंशिकता रूपांतरित है और उसी को हमने क्या कर दिया है, सीधे ही पादप में ट्रांसफर कर दिया है। किसी कर्तोतक में या फिर उसका ऊतक संवर्धन हमने नहीं किया है, डायरेक्टली हमने प्लांट के बीज में या फिर उसके भ्रूण के शीर्षस्थ विभ्जूतक में उसको ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए इस विधि को हमने क्या नाम दिया, इसीलिए इसे इनप्लांटा तकनीक कहते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, इनप्लांटा, यानी कि इन यानी में प्लांटा यानी प्लांट में ट्रांसफर करवाया है, यानी कि सीधे ही एग्रोबैक्टीरियम लिया हमने और उसको प्लांट में सीधे ही ट्रांसफर करवा दिया, उसके किसी संवर्धन की ऊतक संवर्धन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। ठीक है,
तो ये हमने वाहक द्वारा किस प्रकार से जीन स्थानांतरण होता है वो हमने तीनों विधियां पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट तकनीक का वर्णन करेंगे।